आइए इस सत्र में हम लोग दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित सप्तसंधव सभ्यता के पूर्वस्थल किलड़ी पुरास्थल के से प्राप्त मुहरों को पुरालेखों को संस्कृत भाषा और वैदिक नागलिंगा लिपि में वाचन करें। और अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि वाकई में किलड़ी से उत्खनन में प्राप्त पुरावशेष मुख्यतः जो पक्की लाल रंग की घड़े हैं, मृदभांड हैं, उन पर उत्कीर्ण जो पुरालेख हैं, उनकी भाषा संस्कृत है, उनकी लिपि वैदिक नागलिंगा लिपि है, तो हम अवश्य कह सकेंगे कि भारत को विश्वगुरु बनाने में, भारत को विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने में किलड़ी के बस्तियों को बसाने वाले एएसआई दक्षिण भारतीय पूर्वजों का अमूल्य योगदान रहा होगा। भारत, ऐसा कहा जाता है कि भारतस्य प्रतिष्ठा द्वि संस्कृतश्च संस्कृतिश्च। इस संदर्भ को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की जो किलड़ी पुरास्थल है, कभी वह सामुद्रिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र होता होगा। यह जो किलड़ी पुरास्थल है वह तमिलनाडु की शिवगंगा जिले की वैगई नदी के तट पर अवस्थित है और मदुरई से 12 किलोमीटर दूर, मदुरई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, मदुरई से 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। वह अतीत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र रहा होगा और जहाँ से मेसोपोटामिया और अरब, यूरोप, मिस्र तक भारतीय पूर्वज व्यापार किया करते होंगे, ऐसी संभावना प्रकट हो रही है। तभी आपके दक्षिण भारत ही में जो किलड़ी पुरास्थल है, वहाँ की पुरावशेषों से मेसोपोटामिया से प्राप्त पुरावशेषों की तुलना हो रही है। दोनों में समान लेख की प्राप्ति होती है, दर्शन होता है। इतना ही नहीं, भारतीय क्षेत्र से भी, जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है, वहाँ से भी आपके समतुल्य पुरावशेष, मुहरों से समतुल्य पुरावशेष प्राप्त हो रहे हैं। एक तरह से कहिए कि किलड़ी जो उत्खनन स्थल है वह वैदिक युग, सप्तसंधव युग से लेकर के आपके ब्राह्मी लिपि युग, मौर्यकालीन युग के मध्य की, दोनों की सेतु की भूमिका का निर्वहन कर रही है। इसके माध्यम से हम लोग ये भी जान सकते हैं किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि का उद्भव हुआ, सप्तसंधव सभ्यता की लिपि से ब्राह्मी लिपि का किस प्रकार से विकास हुआ, इसको हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि किलड़ी से 3 महत्वपूर्ण चरणों का नेम, जो सभ्यता तीन महत्वपूर्ण चरणों से गुजरती है, उनमें से प्रथम चरण की जो मुहरें हैं वह आपके सप्तसंधव सभ्यता की मुहरें हैं और उसकी भाषा संस्कृत है। द्वितीय चरण की जो मुहरें प्राप्त हो रही हैं आपकी किलड़ी से, उसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है और उसकी भाषा संस्कृत है। और आप जानते हो कि मौर्य काल की जो भी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मुहरें हैं, शिलालेख हैं, उसकी भाषा प्राकृत भाषा है, जबकि किलड़ी से प्राप्त अन्य मुहरों जो हैं, प्रांतीय मुहर हैं, उसकी भाषा जो है तमिल भाषा बतलाई जा रही है, जबकि लिपि उसकी क्या है, ब्राह्मी, यानी ब्राह्मी तमिल ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मुहरें भी वहाँ से प्राप्त हो रही है, ऐसा पुराविदों का दावा है। तो आज हम लोग इस सत्र में मुख्यतः 2 चरण की लिपियों में उत्कीर्ण मुहरों का वाचन करेंगे, जिसकी भाषा संस्कृत है। प्रथम होगा आपके सप्तसंधव सभ्यता की जो लिपि है, वैदिक नागलिंगा लिपि और संस्कृत भाषा, संस्कृत वैदिक लिपि में उत्कीर्ण मुहरों का वाचन करेंगे और उसकी तुलना सप्तसंधव सभ्यता के मुहरों से करेंगे। साथ ही साथ तत्पश्चात हम लोग संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मुहरों का भी वाचन करेंगे। किलड़ी उत्खनन स्थल से मृदभांड पर, पक्के लाल मृदभांड घड़े पे उत्कीर्ण ये जो संकेताक्षर हैं, इसका तुलनात्मक तुलना आपके सप्तसंधव सभ्यता के मुहरों पर उत्कीर्ण संकेताक्षरों से की जा रही है। तो आइए उन मुहरों का हम लोग वाचन कर लेते हैं। उन संकेताक्षरों चिन्हों को पढ़ें जो मृदभांड पर उत्कीर्ण किए गए हैं, किलाड़ी पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं और जिसकी तुलना उत्तर भारतीय पुरास्थल के से प्राप्त मुहरों से की जा रही है। कुछ साम्यता पुराविदों ने दर्शाया है, कुछ में उन्होंने त्रुटियां भी हैं। पहला है आपके संकेताक्षर हैं और इस संकेताक्षर हैं ग, और इसका ध्वनिमान क्या होगा,
ध्वनिमान अगर देखें नागलिंगा लिपि के आधार पे, नागलिंगा वैदिक लिपि के आधार पे, तो ये गकार होता है। और इसकी संख्या क्या है? 134वां। ठीक है। दूसरा है आपका 365वां संकेताक्षर चिन्ह, और ये आपके उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, कहीं भी हो, दंत सौ का परिचायक है। क्या है? दंत सौ। दंत सौ किस तरह लिखते हैं? ये अभी देवनागरी लिपि में हम लोग इस रूप में लिखते हैं। उसके बाद है 373वां संकेताक्षर, है ना। और यहाँ पे आपको किल्लाड़ी से जो प्राप्त हुई है वह इस रूप में प्राप्त हुई है, इस रूप में, जबकि आपके उत्तर भारतीय क्षेत्र में इस रूप में प्राप्त होती है। और यह यहाँ पे शब्द का निर्माण कर रही है। कौन सा शब्द का निर्माण कर रही है? ऊषा। इस रूप में ऊषा, नीचे में आकार भी है ऊपर से, तो ये ऊ हा सा हकार है ना, हकार हा दाश, सॉरी। यहाँ पे एक त्रुटि है। उत्तर भारतीय आपके संकेताक्षर 373 की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तर भारतीय क्षेत्र की जिस वर्णाक्षर से इसकी तुलना की है वह हकार में या गकार में प्रयुक्त तो होती है, ध्वनिमान रखती है, जबकि दक्षिण भारत से जो प्राप्त हुई है इस रूप में, नीचे में आपके शब्द प्राप्त होते हैं। तो इस शब्द का क्या हो गया? हा नहीं होगा, हा उसके बाद ये हो गया द या ग। गा तो हो नहीं सकता है, शब्द निर्माण, सार्थक शब्द का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पे हा ध ध स हदस, हदस, हदस शब्द है क्या? नहीं। ग हगस, हगस भी नहीं होगा शब्द। तो स्वाभाविक है यहाँ पे कुछ त्रुटियां। संकेताक्षर चिन्ह 225 ककार, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में। यह ककार वर्णाक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। और ये देखिए 328 संकेताक्षर चिन्ह है आपकी नकार, उत्तर भारत दक्षिण भारत, नकार या मकार का प्रतिनिधित्व करता है। बाद के कालक्रम का होगा तो मकार कहलाएगा, यदि उससे भी अधिक प्राचीन होगा तो यह नकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और उसके बाद एक संकेताक्षर चिन्ह, ये आपके तालबी स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल है, त्रिशूल जहाँ पे भी देखिएगा वह शूल का परिचायक हो जाएगा तालब स्वर। शंकर, यहाँ से लेके आपके मेसोपोटामिया हित्ती तक में यह सकार का ही प्रतिनिधित्व करता है, तालब स्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है। अब शब्द निर्माण के तरीके देख लेते हैं, कहाँ पर त्रुटि रह गई है। आपके पुराविदों ने आपके किलझड़ी के इन संकेताक्षर को, 365वां संकेताक्षर चिन्ह है, इसको क्या बताया था? सकार, उषा। ये देखिए इस रूप में दोनों से तुलना किया गया है, लेकिन नीचे वाले को इससे तुलना किया गया था, उससे तुलना किया जा रहा है। ये ऐसे, ये लेकिन है क्या? शब्द है, संकेताक्षर ना हो करके यह शब्द है। कौन सा शब्द है? तो ये देखिए, ये ऊपर है ऊ, नीचे है, बहुत जगह इसको स भी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे शब्द सह क्योंकि निर्माण हो रहा है, यहाँ पे है ऊ है, फिर क्या है? स है, और नीचे में आ है। क्या बन गया? उषा। ऊ, और ये क्या है? दंस, दंस उषा। ये तात्पर्य हो गया उषा यानी प्रातः काल, है ना। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया गया था। और ऐसे कई शब्द प्राप्त होते हैं संकेताक्षरों के रूप में। ध्री, गय, यू, सस्य, पत्र, यजु, गौ, त्रा, प, इस प्रकार के आपके शब्द भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसे आप संकेताक्षर मान करके बहुत बड़ी भूल कर दोगे। यह देखिए, यह तांबे की जो एक मानवाकृति आपको दिख रही है, जिसका मुख आपको स्वर की तरह बताया जाए, ऐसा लगता है कि बड़ा अवतार है, भगवान बड़ा का अवतार है। और इसके छाती पे उत्कीर्ण है ब्राह्मी लिपि में लेख, और जबकि पेट में आपको दिख रहा है हिरण। दो सिंह, एक सिंगा भी नहीं, दो सिंह। तो हिरण ही हो सकती है बहुतों के लिए, या भेड़ कहीं जा रहे हैं। तो इस पे जो उत्कीर्ण लेख हैं 3 पंक्तियों में है, और यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, लेकिन इसकी भाषा तमिल ना होकर के संस्कृत है। तो पहले देखिए क्या है, ये देखिए, है ना। इसको वाचन हम लोग करेंगे। कुछ पंक्तियों का वाचन हम लोग इसको मध्य का, ब्राह्मी लिपि और सप्तसंधव लिपि युग के मध्य काल का मान करके पढ़ेंगे।
और साथ ही क्योंकि इसमें जिस तरीके से आपके उत्कीर्ण करने की परंपरा आपको मौर्य काल में है, उससे आपको मिलती जुलती नहीं है। देखिए ककार में उकार कहाँ लगाया हुआ, यहाँ लगाया हुआ, जबकि यदि मौर्य काल की होती तब उकार नीचे लगाया होता और ये आपकी क्षैतिज दिशा में लगाया गया होता चिन्ह मात्रा के रूप में, लेकिन मात्रा ना होकर के वर्णाक्षर संकेताक्षर है। और एक तरह से कि इसको रख दिया गया उसी परिपाटी से जिस परिपाटी से सब सिंधु सभ्यतावासी लिखा करते थे। तो ये मध्यकाल का है। और देखिए, लेकिन वर्णाक्षर हूबहू मिलता है आपके ब्राह्मी लिपि से। पढ़ेंगे कैसे? ड है ना, यह हो गया ऊ, ये खा उख, यहाँ ऊ हो गया, नीचे खा है उख, है ना, उख ऊ खा, उख ग, उख ग, ठीक है। उखगा, उखगा यानी कि पतेली में गमन करना, तो इसको उख यानी कि बोलना और गमन करना भी कर पढ़ सकते हैं। ये दोनों को मिलाकर के उख, उख, खगा संयुक्ताक्षर सब इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। दूसरा पंक्ति क्या बतला रहा है? इसको पढ़ रहा है कम कम। कम माने क्या? संस्कृत शब्द है कम, इस ढंग से। और उसके बाद आपके झींझी, झी झठी लिखा हुआ, झठी, झींझी नहीं, झठी लिखा हुआ, झठी, झठी, झठी यानी कि झिंठी। संस्कृत शब्द इससे मिलता जुलता है, झिंटी यानी झिंगुर। और ये हो गया का कू, ये हो गया डा, या नीचे का कुड़ेया, कुड़ेया यानी कि दीवार। आप बोल सकते हैं ये डकार भी तो संभव है, डखग, ये संभव नहीं है, सार्थक शब्द का निर्माण नहीं करिए। तो क्या हो गया? ये एक सकाया, कह लीजिए कि एक व्यंग्यात्मक पंक्ति है, लेख है, जिसके अनुसार उखगा यानी कि पतेली, पेट रूपी जो पतेली है उसमें गया, क्या गया? कम झिंठी, क्यों? झिंगुर, झिंगुर की तरह। बात का मतलब उच्चारण हो गया आपकी मृगों का होता है, हिरणों का होता है। कुड़या यानी कि यह दीवार है। तो चूंकि वर जाति देख रहे हैं, आपके सुअर निकल गया, हिरण को, कैसा है? संभव है? नहीं संभव है। तो यह व्यंग्य लेख ही है। और इसमें सुअर जो प्रतीक है निम्न जाति वर्ण का, और वह उसने उच्च जाति वर्ण की भेड़ या अथवा कहिए हिरण को निगल लिया है, यानी उसको जीत लिया है, और वह उसके जाल में फंसा हुआ है। इस तथ्य की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रकार हम लोग निष्कर्षतः कह सकते हैं कि किल्लाड़ी पुरास्थल से प्राप्त जो पुरालेख हैं वे 2-3 श्रेणियों के, प्रथम 2 श्रेणी का हम लोगों ने वाचन कर लिया है, और वह प्रमाणित करता है कि किल्लड़ी की जो बस्तियां हैं वास्तव में सब सिंधु सभ्यता से के उत्तर भारतीय सबसे पुरास्थल से गए हुए किसी तरह किसी रूप में संबंधित थे, जुड़े हुए थे। और वास्तव में यह किल्लड़ी जो है विश्वगुरु भारत की प्रतिष्ठा को संपूर्ण विश्व में फैलाने वाले उन द्रविड़ों का भूमि रही होगी जिन्होंने सामुद्रिक व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया, यूरोप, मिस्र में अपनी बस्तियां उपनिवेश स्थापित की थी। धन्यवाद।